जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़ार है। मैं पिछले तकरीबन 5 साल से ई-कॉमर्स कर रहा हूँ। बहुत सी मिस्टेक्स की इनिशियली, कुछ का कुछ अरसे बाद पता लग गया, कुछ का बहुत टाइम के बाद जाके पता लगा, कुछ गलतियों की वज़ह से नुकसान भी उठाया। बट इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं ये सारी चीज़ें बिगिनर्स को ख़ास तौर पे बता दूँ, ताकि वो लोग ये गलतियाँ ना करें और नुकसान से भी बच सकें। ख़ास तौर पे इस वीडियो के लास्ट में मैं जिस मिस्टेक का ज़िक्र करूँगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे समझ तो काफ़ी अरसे के बाद आई थी और उसकी वज़ह से मैंने नुकसान भी काफ़ी उठाया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस चीज़ का सॉल्यूशन भी निकाल लिया हुआ है एंड आई विल डेफिनिटली शेयर विद यू। मिस्टेक नंबर 1, इसके बहुत से लोगों की तरह मैंने भी इनिशियली सिर्फ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर ही फोकस किया, एक वाइट लेबल स्टोर बना लिया। जो प्रोडक्ट समझ आ रहा है मैं सेल आउट करता जा रहा हूँ। डिफरेंट टूल्स के साथ मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ, कभी अली बाबा से, कभी किसी की एड्स लाइब्रेरी में जाके देख रहा हूँ और प्रोडक्ट की क्वालिटी का ऐसा कोई बहुत R&D नहीं किया, जो सिंपली सोर्स कर लिया उसी को आगे सेल करने लग गया। बट कुछ टाइम के बाद मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि यार मैं एक ही वाइट लेबल स्टोर के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, जो कि ना तो ग्रो हो रहा है, ना ही मेरी कोई कस्टमर बेस बन रही है और ना ही मैं उस स्टोर को किसी ब्रांड की फॉर्म में आगे लेके जा रहा हूँ। सिंपल मैं एक प्रोडक्ट चलाता हूँ जो कि 2 से 3 महीने बाद चलना बंद हो जाती है, फिर कोई नई प्रोडक्ट ढूंढ लेता हूँ, फिर उसको चलाने लग जाता हूँ और ये ग्रो करने का वे नहीं है, मुझे इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट मैंने ये फाइनलाइज़ किया कि यार रादर दैन कि मैं कोई प्रोडक्ट इस कैटेगरी से उठा ली, कोई इससे उठा ली, मैं अपने स्टोर को कैटेगरी के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजंस, क्योंकि जब आप कैटेगरी के अंदर स्टोर चला रहे होते हैं एंड स्पेसिफिकली आप अपने कस्टमर सर्विस का और आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी ख्याल रख रहे होते हैं, आपका स्टोर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता है। फिर आपका जो फोकस है ना, वो ग्रोथ की तरफ होता है कि मैंने उस स्टोर को ग्रो किस तरह से करना है, ना कि आपका फोकस बार बार इसी चीज़ को पर आई जा रहा है, अभी आज कुछ बेच दिया, कल किसी और कैटेगरी में से कुछ निकाल के बेच दिया। जब आप एक कैटेगरी के अंदर काम कर रहे होंगे, उसके अंदर आपने प्रॉपर रिसर्च की होगी, तो उसके प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ भी आपको मिलते रहेंगे, आप खुद भी डेफिनेटली उन चीज़ों को देखते रहेंगे, उस कैटेगरी के सप्लायर्स भी आपके पास होंगे। सो प्रोडक्ट नहीं ऐड करना आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। ज़्यादा जो टाइम आपका दिन स्पेंड होगा वो इस चीज़ के ऊपर होगा कि स्टोर को मैं अपनी किस तरह से ग्रो करूँ। वाइट लेबल स्टोर जो सा मैं अभी भी चलाता हूँ, बट देयर इज़ सेपरेट फॉर सम प्रोडक्ट्स टेस्टिंग। मेन फोकस मेरा इस वक्त कैटेगरी स्टोर्स के ऊपर ही होता है। प्राइवेट लेवल स्टार्ट कर लें, देयर इज़ समथिंग एल्स, वो तो वेल एंड गुड है। बट इन केस अगर आप वाइट लेबल भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट विद द पर्पस, स्टार्ट विद इन अ कैटेगरी, प्रोडक्ट क्वालिटी का खास ख्याल रखें और कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी दें, क्योंकि कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग काम कर लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आपका स्टोर नहीं चल पाएगा। मिस्टेक नंबर 2 है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ से रिलेट करती है, सो इस वजह से मैंने इसको दूसरे नंबर पे ही रखा, वो थी कस्टमर की रिटेंशन। देखिए, हमें ऐसे लगता है कि यार अगर आज मुझे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और बेशक मेरी प्रोडक्ट की कोई खास क्वालिटी नहीं है और मैं कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं भी प्रोवाइड कर रहा, तो मुझे हमेशा ऐसे ही ऑर्डर आते रहेंगे। बट ये आप लोगों की सोच है। मैं चूँकि 5 साल से ज़्यादा के अरसे से काम कर रहा हूँ, क्लाइंट के स्टोर्स भी हैंडल किए, अपने स्टोर्स भी चलाए हैं, तो मैं इस चीज़ को आपको कन्फर्म बता सकता हूँ कि अगर आप लोग अपनी कस्टमर सपोर्ट का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि आपको पहले साल तो बहुत अच्छे ऑर्डर आएँ, बट आपको अगले साल से वाकई अपने ऑर्डर्स के अंदर डाउनफॉल देखने को नज़र आएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इन दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखें अगर आपने अपने स्टोर को लॉन्ग टर्म लेके चलना है। देखें, कस्टमर सपोर्ट अच्छे रखने से और ऑर्डर क्वालिटी अच्छी रखने से सिर्फ ये नहीं कि कस्टमर खुश है, मेटा भी आपसे खुश होगा, क्योंकि मेटा प्राइवेटली कस्टमर से फीडबैक भी मांगता है कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐड देख के इस स्टोर से ऑनलाइन बाइंग की थी, देन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। और अगर कंटिन्यूसली मेटा को आपके पेज का या आपके स्टोर का बैड फीडबैक मिलता रहा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी एड्स का जो CPM है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आपकी एड्स भी अब कोई खास परफॉर्म नहीं कर रही। सो लॉन्ग टर्म चलने के लिए इन दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 3 इज़ इग्नोरिंग सोशल मीडिया पेजेस। ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने जब भी स्टोर स्टार्ट किया, मेरा फोकस था सिर्फ वेबसाइट के ऊपर, अच्छी एड्स के ऊपर, अच्छे बजट के ऊपर। मैंने कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि यार मुझे अपने पेजेस को भी अच्छा रखने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जो आपके इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, अगर आप एक बिहेवियर नोट करें तो अक्सर ऐसे होता है कि कोई आपकी ऐड देख के कस्टमर डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे नहीं जा रहा होता, वो पहले आपके पेज पे आता है, पेज पे आके वो रिव्यूज चेक करता है, वो कस्टमर टेस्टिमोनियल चेक करता है, वो चेक करता है कि आप लोगों ने क्या क्या पोस्ट किया हुआ है, वो ईच एंड एवरीथिंग पहले चेक करता है, फिर आपके इंस्टाग्राम पेज से आपकी वेबसाइट पे जाता है और फिर जाके बाइंग करता है। सो ये गलती थी कि मैंने सिर्फ अपनी वेबसाइट, अपनी एड्स वगैरह के ऊपर फोकस किया, पेज के ऊपर फोकस नहीं किया, जबकि आपके जो पेज के फॉलोअर्स हैं वो काउंट करते हैं। कस्टमर इस चीज़ को चेक करते हैं कि यार इस पेज के ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं। आपने पेज के नीचे जो हाईलाइट्स वाला सेक्शन है उसको प्रॉपर मैनेज करके रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ। आपका पेज ऐसे तो नहीं लग रहा है यार बिल्कुल डेड पेज है, स्टोरी लगी नहीं हुई। जब आपके पेज के ऊपर स्टोरी लगी होती है तो कस्टमर को इस चीज़ का आइडिया होता है कि यार दिस पेज इज़ एक्टिव, इन केस मुझे कोई इशू आएगा तो मैं इस इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सिर्फ अपने स्टोर के, अपनी एड्स का ख्याल ना रखें, अपने पेजेस का भी लाजमी ख्याल रखें। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म। मिस्टेक नंबर 4 इज़ अपनी एड्स को स्केल ना करना, रवास कम होने के डर से।
अच्छा, इनिशियली जब भी कोई नई-नई एड्स चलाता है, तो उस चीज़ को वो नोट करता है कि यार मैं जब भी बजट इंक्रीज़ करता हूँ, मेरा जो कॉस्ट पर रिज़ल्ट है, वो इंक्रीज़ हो जाता है या मेरा जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, वो कम हो जाता है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। इस चीज़ को जो बिगिनर्स हैं, वो तो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो उल्टा मेरी जो परफॉर्मेंस है, वो डाउन हो रही है। जबकि जो एक्सपर्ट बंदा है, उसको पता है कि यार दिस इज़ नॉर्मल और मैं इस चीज़ के साथ भी स्केल कर सकता हूँ। मैं एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ कि यार लेट्स सपोज़ आपको डेली के आ रहे हैं 10 ऑर्डर, ठीक है जी। 10 ऑर्डर में आपका जो कॉस्ट पर रिज़ल्ट है वो है 500, आपका बचा के 1000 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। 10 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 1000, 10,000 डेली का बन जाता है। इन केस आपके अब डेली के ऑर्डर आ रहे हैं 20, आपका जो कॉस्ट पर रिज़ल्ट है वो 500 से इंक्रीज़ होके 700 हो गया। तब भी जब आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। सो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि जब भी आप स्केल करते हैं तो आपका जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो थोड़ा-सा डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन आपका मकसद अपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना। एंड बाय द वे, मैं उन लोगों के लिए भी एक वीडियो बना चुका हुआ हूँ कि जिनके मार्जिन्स ही बहुत ज़्यादा नैरो हैं, वो अपना कॉस्ट पर रिजल्ट इंक्रीज़ होना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उनके लिए मैंने इस कोर्स के अंदर भी खास तौर पे सारी डिटेल्स बताई हैं। इन केस आपको मेटा एड्स का एक एक्सपर्ट कोर्स देखना है, देन आप इस वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी देख सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5 इज के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर लेना सैंपल्स को चेक किए बगैर। अच्छा, अब मैं आपको ना इसका एक प्रॉपर सिनेरियो समझाता हूँ और बहुत से लोग इस चीज़ से मेरे रिलेट भी कर सकेंगे। होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट हंट की एंड देयर इज अ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में आप लोगों के कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने होंगे, आप लोगों ने उस ग्रुप के अंदर पूछा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अब डिफरेंट सप्लायर्स उस ग्रुप के अंदर होते हैं। यूजुअली मैं जो 90% बहुत से लोग करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस ग्रुप के अंदर बहुत से सप्लायर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप रहते हैं कराची में, सप्लायर आपका लाहौर का। लाहौर में उस सप्लायर ने आपसे कांटेक्ट किया, उसने कहा जी मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ी है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट के इतने पीस आपको पर पीस ये प्राइस मिल जाएगी। आपने कहा यार ठीक है, मैंने इस प्रोडक्ट को टेस्ट भी कर लिया है, ठीक है, वीडियोस भी इसके मैंने चेक कर ली है, हर चीज़ ओके, मुझे ऑर्डर भी आ गया है। आप चुप करके पैसे पे कर देते हैं, प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट आपके पास आती है तब आपको पता लगता है कि यार वीडियो के अंदर जो एक्चुअली प्रोडक्ट चल रही है ना, वो चाइनीज़ वीडियो के अंदर उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई गई है। जबकि जो मैंने अभी ये लोकल सप्लायर से प्रोडक्ट मंगवाई है ना, वो उसी प्रोडक्ट की सी क्लास की कॉपी है। ये आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से माइंड में रखना है। अक्सर जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में चल रही हैं, इनको सी क्वालिटी के अंदर लेकर आया जाता है। मतलब कि कम से कम प्राइस के अंदर पाकिस्तान में इनको लेकर आते हैं। जो वीडियोस हैं वो ए क्वालिटी की प्रोडक्ट की दिखा देते हैं कस्टमर्स को, और जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो सी क्वालिटी की कर लेते हैं। और इस वाले ट्रैप के अंदर मैं भी फंसा हुआ हूँ। 1 से 2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने प्रोडक्ट को टेस्ट भी कर लिया, उसके बाद जब प्रोडक्ट मंगवाई है तो वो सी कैटेगरी की निकल आई है। और प्रोडक्ट देखने के अंदर अक्सर आपको सेम लगती है, लेकिन जब आप उसको मंगवाते हैं पेमेंट करके, तब आपको पता लगता है यार इसकी तो क्वालिटी ही बहुत ज़्यादा हल्की है। सो इस चीज़ को आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि यार आप लोग एक साथ में सारी प्रोडक्ट्स ना मंगवाएं। बेशक 3, 4, 5 पीस मंगवा लें, जितने भी कम से कम आपको मिल सकते हैं, या सिर्फ एक ही पीस मंगवा लें, बेशक उसकी फुल रिटेल प्राइस पे करके, ताकि आपको एक्चुअल में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसका आइडिया हो जाए और आपका कस्टमर भी ना ख़राब हो इस चीज़ से। मिस्टेक नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने खुद बहुत बार की है और अभी भी बहुत से पाकिस्तानी ई कॉमर्स स्टोर ओनर इसी मिस्टेक को ही करते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि यार वो पैसे बना ही नहीं रहे, उनको सिर्फ ऑर्डर आ रहे हैं, उनका सिर्फ एड स्पेंड हो रहा है, उनको ऑर्डर आ रहे हैं, वो ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, पूरा दिन वो मजदूरों की तरह काम करते हैं, एट देन उनकी पॉकेट के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने आज तक फाइनेंस ही नहीं किया होता। मैं खुद बहुत अरसे तक ऐसे ही अपने ऑर्डर्स चलाता रहा, मुझे ऑर्डर्स आते गए, मैं बहुत खुश था, मुझे लगा कि यार मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं और मेरी पॉकेट में भी डेफिनेटली पैसे आ रहे होंगे, मैं एड स्पेंड भी करी जा रहा था, मैं अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर भी करवाई जा रहा था, मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा था। लेकिन जब कुछ महीनों के बाद मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि यार मैं हर वक्त काम कर रहा होता हूँ, लेकिन जो मेरे पास पैसे आते हैं कुरियर की तरफ से, या तो वो सप्लायर को चले जाते हैं या वो फेसबुक को चले जाते हैं। मैं खुद कुछ ऐसा स्पेंड करता भी नहीं, लेकिन मेरे पास बचता भी कुछ नहीं है। फिर जब मैंने फाइनेंस किया तो मुझे पता लगा कि यार आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन ब्रेक इवन। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि यार मुझे ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो डिलीवर भी हो रहे हैं, एड स्पेंड मेरा इतना चल रहा है, तो मैं अपने माइंड के अंदर एक रफ कैलकुलेशन स्टार्ट करके बैठा हुआ हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद एक और दफ़ा यही चीज़ हुई थी मेरे एक और स्टोर के ऊपर मेरे साथ, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं डेली बेसिस पे इतने ऑर्डर्स डिस्पैच कर रहा हूँ और ये मेरे एम्प्लॉइज़ की सैलरी है, उसके बाद ये मेरे जो मंथली फिक्स एक्सपेंसेस हैं, वट एवर यूटिलिटीज़ या रेंट हो गया, और मैं तकरीबन इतना तो मंथली अर्न कर ही रहा। लेकिन जब मैंने उसको 5 से 6 महीने के बाद काउंट किया तो मुझे पता लगा आई वाज इन लॉस। मैं लिटरली लॉस के अंदर वो सारे ऑर्डर्स निकाल रहा था, और ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मैं कोई भी स्टोर स्टार्ट करता हूँ तो मैं डे 1 से ही उसका फाइनेंस स्टार्ट कर देता हूँ। मैं वीकली फाइनेंस भी करता हूँ, मैं मंथली फाइनेंस भी करता हूँ, बल्कि अब तो काफ़ी हद तक चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं। बाय द वे एक एप्लीकेशन थी फाइनेंसीफाई के नाम से, उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी।
मैं पर्सनली भी उस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ। उससे आपकी जो डेली की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी निकल आती है, वीकली भी निकल आती है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं यूजुअली वीकली प्रॉफिटेबिलिटीज़ चेक करता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं पूरा महीना काम करूँ, पूरे महीने के बाद काम करने के बाद मुझे आइडिया लगे यार ये तो सिर्फ इतना ही प्रॉफिट हुआ है, ये ब्रेक इवन के ऊपर है। मैं वीकली ही चीज़ें चेकआउट करता रहता हूँ ताकि मुझे आइडिया होता रहे यार अगर इस वीक के अंदर मुझे प्रॉफिट कम हुआ है या ब्रेक इवन पे हूँ या लॉस है तो उसकी रीज़न क्या है। जब आपके पास सारे स्टैट्स सामने आ रहे होते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यार दिस इज द रीजन, क्या कैंसिलेशन ज़्यादा थी, डिलीवरी रेशो कम थी, कॉस्ट पर रिजल्ट ज़्यादा था, या मुझे प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स आ गए, वट एवर जो रीज़न होगी आपके सामने हो जाएगी। फिर वीक 2 के अंदर आप वो वाली गलतियां नहीं करेंगे। सो अगेन अगर आप लोगों ने ई कॉमर्स के अंदर सक्सेसफुल होना है तो फाइनेंस अपना लाजमी साथ प्रॉपरली करें। ऐप को पैसे नहीं देने, आप लोग सिंपल गूगल शीट के अंदर अपना फाइनेंस कर लें। फाइनेंस बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, नहीं समझ आता क्लाउड के पास है, जीपीटी के पास है, उसको अपना बिजनेस मॉडल समझा दें, वो आपको फाइनेंस का बता देगा इस तरह से फाइनेंस करो। अगर आप खास तौर पे जब नए स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं तो यूजुअली वीकली फाइनेंस करता हूँ फॉर द न्यू स्टोर्स स्पेसिफिकली। आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस तरह से भी फाइनेंस करके ट्राई कर लें, लेकिन इस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। सिर्फ इस चीज़ से खुश नहीं होना कि मुझे ऑर्डर आ रहे हैं या मेरे ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं। फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस इस पूरी वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।